हेलो गाइस, वेलकम टू अवियान आईएएस अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, यूजीसी नेट फैकल्टी ईयर। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, रिसर्च का वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम रिसर्च के टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्टली जो हम टाइप की बात करेंगे वो थोड़ा हम उनके कंपैरिजन के बेसिस पे करेंगे ताकि वो क्लियर हो जाए, क्योंकि रिसर्च के कई सारे टाइप ऐसे हैं जिसमें सिमिलैरिटी होती है और कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों में चीज़ें तो सेम ही है, फिर इनका अलग अलग कैटेगरी क्यों किया गया। तो हम थोड़ा कंपैरिजन के बेस पे करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, और एक होता है आपका एनालिटिकल। ये दोनों अलग अलग रिसर्च के टाइप होते हैं। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में डिफरेंस क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होती है जब भी कोई आप स्टडी कंडक्ट करते हो, उसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी इवेंट का, या वो कोई चीज़ ऐसी उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है, वो आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। दूसरा जो आपका एनालिटिकल रिसर्च है, एनालिटिकल में रिसर्च में क्या आता है कि जब आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करी तो मोस्टली वो आपकी करी जाती है सर्वे हो गया या फिर फोकस इंटरव्यू हो गए, क्योंकि वो आप पहली बार कंडक्ट कर रहे हो। एनालिटिकल रिसर्च में होता है कि जो फैक्ट और फाइंडिंग आपके पास अवेलेबल होती है, वहाँ से आपको उनको एनालाइज करके क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हो। तो यहाँ पे आपका दोनों डिफरेंस क्या निकला? आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आप करते हो बेसिकली किसी भी चीज़ के डिस्क्रिप्शन के लिए, और यहाँ पे मेन क्या होता है आपका, किस लिए करते हो? आपको फैक्ट्स एंड फाइंडिंग चाहिए होती है उसके बारे में। यहाँ आप फैक्ट और फाइंडिंग निकालते हो। एनालिटिकल में क्या करते हो? फैक्ट और फाइंडिंग आपके पास होती हैं जो उन फैक्ट और फाइंडिंग से एनालाइज करके आप एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हो। आई होप इनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में क्या डिफरेंस होता है। कंपैरिजन से पहले एक और रिसर्च होती है हमारी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आपने कई बार नाम भी सुना होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो। कोई इवेंट एक्स मतलब वो पास्ट में चला गया है, उसके बारे में, उसके फैक्ट के बारे में हम जब स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल के बेसिस पे कर रहे हैं, एक ग्रुप के बेसिस पे कर रहे हैं कि वो कितनी बार शॉपिंग जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसके फैक्ट को फाइंड कर सकते हैं। ये होती है हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यहाँ पे जो मेरे को मेन बात बतानी थी वो ये थी कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है आपकी, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक टाइप होती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस हम करेंगे फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च पे। फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी बोल सकते हैं, प्योर रिसर्च भी बोल सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च किसको बोला जाता है, या फिर फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसको आप बेसिक रिसर्च भी बोल सकते हैं और इसको प्योर रिसर्च भी बोल सकते हैं। बेसिकली इस रिसर्च में क्या किया जाता है कि कोई भी चीज़ को जनरलाइज किया जाता है, मतलब एक थियरी की फॉर्मुलेशन की जाती है। थियरी बनाना कह लो या फिर जनरलाइजेशन, ये होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च जो आपकी बेसिक लेवल से स्टार्ट की गई। अप्लाइड रिसर्च की जहाँ पे भी बात आती है, अप्लाइड रिसर्च आपकी वो होती है जहाँ पे आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हो। कोई भी वो रिसर्च जो रिसर्च की जाती है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, वो होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च के अंडर आपकी एक कैटेगरी आती है जो होती है एक्शन रिसर्च।
अब आपने अगर यूजीसी नेट के या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, मे बी वो मास्टर्स का एंट्रेंस हो या फिर पीएचडी का एंट्रेंस हो, आपने ज़रूर क्वेश्चन देखा होगा अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च से। एक्शन रिसर्च आपका अप्लाइड रिसर्च का टाइप होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका इमीडिएट बेसिस पे होता है, वो आता है आपका एक्शन रिसर्च में। कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपके घर में पानी ख़त्म हो गया, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको क्लास ज्वाइन करनी है बट आपका नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप क्या कर सकते हो? वो प्रॉब्लम जो आपकी डे टू डे लाइफ में होती रहती है और जिनका इमीडिएट सॉल्यूशन आपको चाहिए होता है। ये नहीं है कि उनके ऊपर आपको थीसिस लिखनी है, क्योंकि अगर आपके घर में पानी ख़त्म हो गया है, उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, आपको थीसिस लिख के दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। तो एक्शन रिसर्च आपकी सिंपली वो होती है जो डे टू डे लाइफ में आपकी चलती रहती है। और दोनों में डिफरेंस भी ये होता है, ये होती है ब्रॉड लेवल पे और ये होती है इमीडिएट लेवल पे। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ से आता है वो ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि अप्लाइड रिसर्च एक्शन का टाइप है या फिर एक्शन रिसर्च अप्लाइड का टाइप है। तो अप्लाइड रिसर्च आपका एक सेट होता है पूरा और उसका एक सबसेट होता है आपका एक्शन रिसर्च। मतलब ये ज़रूर ध्यान रखना कि एक्शन रिसर्च टाइप होता है अप्लाइड रिसर्च का। अब एक्शन रिसर्च का एक सीक्वेंस जो बार बार पूछा जाता है, पिछली बार का अभी वाला जो क्वेश्चन पेपर देखोगे पेपर 1 का, उसमें भी आपको मिलेगा कि जो एक्शन रिसर्च है उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो एक्शन रिसर्च का आपका सीक्वेंस होता है सिंपल PAOR से आप उसको याद रख सकते हो। अब इस PAOR का मतलब क्या होता है? P मतलब प्लान, कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम आई है उसके सॉल्यूशन के लिए आप एक प्लानिंग करते हो कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक्ट। अब प्लानिंग करने के बाद आप उसको वहीं के वहीं तो नहीं छोड़ सकते। वही जो मैं फिर से एग्जांपल दूंगी, अगर आपके घर में पानी ख़त्म हो गया है, आप एक प्लानिंग करोगे कि या तो हम वाटर टैंकर मंगा सकते हैं या हम किसी के घर से लेके आ सकते हैं। वो आप एक पूरी प्लानिंग करोगे। एक्ट, फिर आप उसके ऊपर काम करोगे कि अगर आपको वाटर टैंकर मंगाना है तो जब तक आप उनको फ़ोन करके नहीं बोलोगे कि हमारे घर में पानी चाहिए तो वो क्यों ला के देंगे? उनको नहीं पता है कि आपके घर में पानी की ज़रूरत है। उसके बाद आता है ऑब्जर्व। फिर आप उस कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं और लास्ट में आता है रिफ्लेक्शन, जहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देता है। ऑब्जर्व में वो होता है ना इवैल्यूएशन करना कि आपने जो इम्प्लीमेंटेशन किया था वो वर्क किया या नहीं किया। ऑब्जर्व के बाद रिफ्लेक्शन, मतलब जो रिजल्ट आपके पास आए। तो ये सीक्वेंस कई बार आपका एक्शन रिसर्च में पूछा जाता है। इसको उल्टा सीधा लिख के दे देते हैं कि इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस बताओ। ये होता है आपका सीक्वेंस। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको एम्पिरिकल रिसर्च भी बोल देते हैं। एक्सपेरिमेंटल के ऊपर भी क्वेश्चन 90% आपका आता है। सबसे जो टाइप होते हैं रिसर्च के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही होता है, एक तो अप्लाइड रिसर्च और दूसरा होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अच्छा, जो एक्शन रिसर्च हमने करवाया था उसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि जब भी किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसमें हमारा कौन सा रिसर्च होता है, और उसको ऑप्शन में आपको दोनों दिए जाते हैं, अप्लाइड रिसर्च भी और एक्शन रिसर्च भी। तो जब भी इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करनी है तो आपको एक्शन रिसर्च पे ही टिक लगाना है, आपको अप्लाइड रिसर्च पे नहीं लगाना है, बेशक वो उसका टाइप है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ 3 चीज़ें होती हैं, जो अगर वो 3 बेसिक चीज़ें हैं तो वो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। मे बी कैरेक्टरिस्टिक हम उनको बोल सकते हैं। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली कॉज एंड रिलेशनशिप, कि जब भी ये रिसर्च होती है तो हमें उसका क्या कारण है और उसका क्या रिलेशनशिप है, हम वो देख सकते हैं। अब वो किसके बीच में देखा जाएगा? ऑब्वियसली जब भी हम कोई स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उसके जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका कॉज एंड रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। सेकेंड आता है कंट्रोल, कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल का एग्जांपल पढ़ा था, जब लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसमें था कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता तो वो कंपाउंडिंग वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता। तो वो रिसर्च इसमें कॉज एंड रिलेशनशिप देख सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया आता है अपना कंट्रोल,
कि वो कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबल को। और लास्ट आता है मैनिपुलेशन, जिसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके नेट के एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। ये 3 दिए होते हैं और 4th कोई भी लिख के दे दिया जाता है। और उस साल एनटीए ने इसका आंसर भी गलत दिया था। एनटीए ने इसका आंसर दिया था मैनिपुलेशन, कि मैनिपुलेशन इसका क्राइटेरिया नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ही मैनिपुलेशन होता है। तो ये है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक होती है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दोनों में भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी का मतलब होता है हाफ एक्सपेरिमेंटल। ये तीनों क्राइटेरिया तीनों इसमें भी होते हैं, बट इसको फिर हाफ एक्सपेरिमेंटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जो होता है उसमें जो सैंपल सिलेक्शन होता है आपका, वो रैंडम सैम्पलिंग होती है। रैंडम सैम्पलिंग के मैंने आपको टाइप पढ़ाए थे। रैंडम सैम्पलिंग कौन सी टाइप सैम्पलिंग होती है? जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का जो फर्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग का, उसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल सैम्पलिंग की जाती है, यानी कि जजमेंटल सैम्पलिंग की जाती है। उसके अलावा इन दोनों टाइप में कोई भी कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्राइटेरिया डिफर करता है सैम्पलिंग का। उसके बाद के तीनों क्राइटेरिया सेम होते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एज पर द नेम, क्वांटिटेटिव वो रिसर्च जिसमें हम किसी भी चीज़ की, किसी भी फिनोमिना की मेनली क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव वैसे ही किसी की क्वालिटी पे फोकस करते हैं। जैसे जितनी भी हमारी मोटिवेशनल रिसर्च होती है वो हमारी सारी क्वालिटेटिव में आती हैं। कोई भी हमारी एटीट्यूड से रिलेटेड रिसर्च होती है, मतलब वो सारी रिसर्च जो किसी क्वालिटी पे फोकस करती हैं वो सारी आती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो ऐसा जिनमें कोई कन्फ्यूज़न होता भी नहीं है। जो क्वांटिटी पे फोकस करता है क्वांटिटेटिव, क्वालिटी पे फोकस कर रहा है वो क्वालिटेटिव। उसके बाद हमारी 1-2 टाइप की रिसर्च आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जब भी आप रिसर्च में थीसिस करने जाओगे तो आपकी मेनली स्टडी जो रहती है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी रहती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो होती है जिसमें आप एक पैरामीटर को लेके और उसी पैरामीटर को लेके अलग अलग टाइम इंटरवल पे स्टडी करते हो। मतलब आपका एक पैरामीटर रहेगा और उसकी स्टडी अलग अलग टाइम पे रहेगी। जैसे अभी इस टाइम एक बच्चे के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, आपने कुछ उसकी इन्फेंसी में की, उसके बाद उसके चाइल्डहुड के फेज में की, उसके बाद आपने उसकी एडोलसेंसी में की, उसके बाद अडल्टहुड में की। मतलब जिस भी फेज तक आपको उसकी स्टडी करनी है वो चलती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये स्टडी आपकी मास्टर्स में या पीएचडी में क्यों नहीं करी जाती है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम आपका नहीं होता है मास्टर्स में या पीएचडी में। दूसरी होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है जब एक पर्टिकुलर टाइम पे कई सारे पैरामीटर को लेके आप स्टडी करते हो। वो आपने की भी होंगी, जैसे आपको मास्टर्स में दिया गया टाइम 1 साल का या फिर 6 महीने का स्टडी करने के लिए। अब वो 1 साल का टाइम है या 6 महीने का टाइम है, उसमें आपने अपना एक रिसर्च का टॉपिक सोच लिया और उस रिसर्च के टॉपिक में बहुत सारे चीज़ें रहती हैं आपकी। मे बी अगर आप किसी की डेमोग्राफी के ऊपर कर रहे हो तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस, उनका कल्चरल स्टेटस, वो जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर हो जाते हैं उसमें, बट उसका टाइम इंटरवल होता है वो एक फिक्स्ड होता है। तो यही डिफरेंस होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एक पैरामीटर को लेके, उसी पैरामीटर को लेके लंबे टाइम तक स्टडी की जाती है। वहीं पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक से ज़्यादा पैरामीटर को लेके स्टडी की जाती है। ये आपके मेन टाइप होते हैं रिसर्च के, जो आपके रिसर्च में आते हैं, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके वही होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। सो गाइस, इनको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। मे बी
आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आप पीएचडी के लिए जा रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, इनसे रिलेटेड फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको लगता है एग्ज़ाम में, आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, इसके आगे का जो रिसर्च का कंटेंट आएगा वो आपको पता चलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।